स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 103। तो 103 में टेस्ट सीरीज का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है वो 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 4, 11 और 14। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो उस पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय चेक करते हैं हम। अब इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती नहीं है। 4 का वर्ग 16, 11 का वर्ग 121, 121 और 16 137 और 14 का वर्ग 196। तो इस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ेगा हीरो का सूत्र, और हीरो का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे s बराबर होता है हमारा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 4 प्लस 11 प्लस 14, तो ये हो गया कितना 4 और 11 25, सॉरी 15, 15 और 14 29, 29 बटे में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 बटा में 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अंडर रूट एस की वैल्यू 29 बटे 2 इंटू में एस माइनस ए 29 बटे 2 माइनस 4, 4 दूनी 2 चौके 8, 21 बटे 2 इंटू में एस माइनस बी 11 घटाऊँगा तो 11 दूनी 22, 7 बटे 2 इंटू में एस माइनस सी तो 14 दूनी 28। ठीक है, 29 माइनस 28 1 बटे 2। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये बन गया अपना। तो ये तो हो जाएगा कितना 2 2 2, ये निकल के आ जाएगा 4 बाहर, ऊपर रह जाएगा कितना 7 3 21, 1 7 बाहर, यहाँ रह गया कितना 3, और ये रह जाएगा अंडर रूट 3 इंटू में 29, 29 दिया 57। तो 7 रूट 57 इंटू में 7 रूट 57 बटे 4। कहीं क्वेश्चन में एरर तो नहीं? 11 7 14 सही था ये तो, है ना? एक सेकंड, लिखने में गड़बड़ हुई यहाँ पे। ये 4 की जगह 7 है, 7 11 14, तो ये 7 आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 32 बटे 2 16। इसमें ही मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। तो अंडर रूट हो जाएगा 16, 16 माइनस ए 5, 16 माइनस 7 9, और 16 माइनस 11 5, और 16 माइनस 14 2। तो 9 का 4, 16 का 4 बार, 9 का 3 बार, 9 का 3 बार आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5 दूनी 10, 12 रूट 10, ऑप्शन सी। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उस 7 की जगह वो 4 लिख दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 88 रूट 3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 88 रूट 3। 88 रूट 3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण या उन्नयन कोण दोनों की वैल्यू कैसी रहती है? सेम। तो मीनार से इमारत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाली है, ये 60, तो ये 30 का होगा, ये 90 का होगा। 60 के सामने वाली भुजा रूट 3x होती है, 30 के सामने वाली भुजा x होती है, 90 के सामने वाली भुजा 2x होती है। लेकिन हमें 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। तो रूट 3x की वैल्यू कितनी है? 88 रूट 3, तो x बराबर कितना आ गया 88। तो दूरी जो होगी वो हो जाएगी 88 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? जीवन को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, और उसको 12 अंक, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता। इसका मतलब 492 और 12 कितना हो गया 400, 504। ये कितने परसेंट है? 84%। अब वो पूछ रहा है परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। कर दो सॉल्व, तो काट दो भाई। 12 7 84, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 7 6 42, 600। तो x की वैल्यू अंक आ जाएगी 600। परसेंट से परसेंट कट चुका है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? आरोही क्रम 1/2, 2/5, 3/5, 1/2, 3/5, 2/5, सब में संख्या सेम है। तो इनको सॉल्व कर ले हम। 1/2, 2/5 और 3/5 सॉल्व कर लो इनको। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए चलिए
ये 0.5 हुआ, ये 0.4 हुआ, ये 0.6 हुआ। वो पूछ रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बीच पहले ये आया, दूसरे पे ये आया, तीसरे पे ये आया। सबसे पहले 2/5 ऑप्शन सी और डी में, फिर उसके बाद में 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वो 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 से, 9 से, 12 से, 13 से और 15 से विभाजित होने वाली। तो ऑप्शन सी तोड़ देता हूँ मैं इसको। 9100, 9360, 9240 और 9326। ठीक है, देखो पहली बात तो सम संख्या 5 आ रहा है और सम संख्या आ रही है, तो इकाई स्थान पर 0 बनेगा। ये तो खत्म हुआ डायरेक्टली। अब इन तीन में से ऑप्शन होगा जो संख्या 9 से डिवाइड होगी उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। 9 और 1 10, ये खत्म हुआ। 9 और 9 18 ही हो सकता है। 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 डिवाइड नहीं होता है 9 से। इसका मतलब ऑप्शन रह जाएगा कौन सा? बी वाला। बाकी इसको अगर तुम बेसिक से सॉल्व करते हो तो 6, 9, 12, 13 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, एलसीएम निकाल देता हूँ मैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा 9 गुणा में 2, 4 गुणा में 13 गुणा में 5। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 गुणा में 65। तो 65 गुणा 6, 65 छक्के कितने हो जाते हैं? 65 दूनी 130, 33 39, 390 हासिल 39। 65 ये कितने हो जाएंगे? 195, 195, 9 और 5 14 हासिल 1, 10 3 13 हासिल 1, 234। तो ये आंसर आ जाएगा 2340 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 को डिवाइड करोगे तो ये 23 चौक 92 4 बार चला जाएगा 0, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अभी और ज़्यादा चला जाएगा 4 बार 23 चौका 92 23, हाँ 4 बार ही जाएगा। 4 बार ही जाएगा। माइनस किया 9, 9 में 6 3, 9 में 3 6, 639 बच रहा है। इसको हटा दो संख्या में से। 9999 माइनस 639, तो डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगी 6 3 9 9360। जो क्वेश्चन तुम्हें बेसिक से करना पड़ रहा था उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से डायरेक्टली तोड़ सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 7 दूनी 14। अनुपातों का गुणनफल कितना आ रहा है? 7 दूनी 14। तो 14 का मल्टीपल बन जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 7:2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 50 है। यहाँ पे 5 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 10, 7 की वैल्यू 70, 2 की वैल्यू 20, दोनों का गुणनफल 1400। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर बराबर होता है हमारा मूलधन इंटू में r/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष का डिफरेंस होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है वो 400 इंटू में r की वैल्यू कितनी है 5, ये 100 होता है, सॉरी 5/100 का होल स्क्वायर। तो 5 से 100 20 बार, 20 का स्क्वायर 400, 400 कट जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वो पी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम किया जाएगा दोनों के द्वारा। जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो ऊपर गुणनफल आता है, नीचे योगफल आता है। ठीक है, यहाँ पर 1 दिन का काम निकालना है हमें, तो ऊपर तो आ जाएगा योगफल 12 और 20 32, नीचे आ जाएगा गुणनफल 12 इंटू 20। 1 दिन का काम है तो 5 दिन में कितना हो जाएगा इंटू में 5। अब वो पूछ रहा है कितना काम बच जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 से 5, 2/3 काम हो चुका, तो इसका मतलब 1/3 काम शेष बच जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे 15 तक। 15 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को लिखा जाता है BOMBAY, बॉम्बे को लिखा जाता है YABMOB, जस्ट उल्टा लिख दिया बॉम्बे को, है ना। तो यहाँ से लखनऊ LUCKNOW को क्या लिखा जाएगा WONKCUL। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। राम का घर यहाँ पे है। ठीक है, राम अपने घर से पूर्व की ओर गया, इधर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह
दाईं ओर मुड़ गया, जब वह इधर जा रहा है तो दाईं इधर होगा, दाईं ओर मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ चल रहा है वो। अब ये दिशा पूछ रहा है, वो दिशा कौन सी हो जाएगी ये वाली भैया, ये हो जाएगी तुम्हारी दक्षिण, दिशा हो जाएगी दक्षिण, ठीक है। कहाँ गया, मिस्टेक हो गई इसमें। राम अपने घर से पूर्व की ओर चला, राम का घर ये है, पूर्व की ओर इधर चला। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर जो मुड़ेगा, इधर चल रहा है, इधर सीधा चल रहा है, तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। चलो इसमें पूर्व की ओर आंसर, पूर्व की ओर किधर चलता है वो, पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की दिशा में चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है 51 4 7 5 4। फिर इधर क्वेश्चन मार्क 8 4 4 7 4 7। फिर एक आकृति नीचे और दे रखी है 32 2 4 7 2। मतलब इन दोनों आकृति पे इम्प्लीमेंट करके तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 51 4 7 28 5 चौका 20 नहीं बनता जोड़ने पर ना घटाने पर, 5 7 35 4 चौक 16, 51 जोड़ने पर बन जाता है, 2 दूनी 4 7 चौक 28 जोड़ने पर बन रहा है, तो 8 7 56, 4 चौक 16, 56 और 16 12 6 7, बेहतर आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि जो जानवर चल रहे हैं उन्हें स्विमर्स कहते हैं, जो चल रहे हैं उन्हें स्विमर्स कहते हैं, स्विमर्स, और जो रेंगते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लाइंग, और जो पानी में रहते हैं मतलब जलचर, पानी में रहते हैं उन्हें कहा जाता है स्नेक्स, और जो आकाश में उड़ते हैं नभचर उन्हें कहा जाता है हंटर्स। अब वो कह रहा है छिपकली को क्या कहेंगे, तो छिपकली चलती है, उड़ती है, रेंगती है, क्या करती है भाई, छिपकली रेंगती है, और रेंगने वाले को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, बी ए का भाई है, बी जो है वो भाई है किसका, ए का, तो बी का जेंडर पता है हमें, मेल है। डी ए का भाई है, डी जो है वो ए का भाई है, बी ए का भाई है, डी ए का भाई है, डी भी भाई है, इसका मतलब डी का जेंडर पता है हमें, मेल है। और बी ई का भाई है, बी ई का भाई है, तो ई का नहीं पता हमें क्या है जेंडर, ठीक है। तब निम्नलिखित सत्य कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, इसका मतलब बी और डी सेम जनरेशन में, बिल्कुल सही है। बी डी का भाई है, बी भाई है, भाई मतलब मेल है, बिल्कुल सही है, बी डी का भाई है, पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ई और ई बी का भाई है, ई का तो हमें पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, खत्म बी ऑप्शन। सी पे आ जाओ, ए डी का भाई है, ए का भी जेंडर नहीं पता है हमें, मेल है या फीमेल है, ये भी खत्म। ए ई का भाई है, ए ई का भाई है, तो ए का जेंडर पता ही नहीं है हमें, तो डी भी खत्म। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपने पास में, ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है वो नाइफ, KNIFE, नाइफ को लिखा जाता है MPKHG, MPKHG। तो वो पूछ रहा है DTGCF को क्या लिखा जाएगा, DTGCF को क्या लिखा जाएगा। चलो तो किंग 11 N 14 I 9 F 6 E 5 M 13 P 16 K 11 H 8 G 7। तो 11 13
14, 16, 9, 2, 11, 6, 2, 8, 5, 2, 7, बिल्कुल 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो डी की वैल्यू थी 4, T20, G7, C3, F6, 4 और 2 6, 20 और 2 22, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8, तो 6 हो जाएगा किसका, F का, 22 V का, G 9 हो जाएगा I का, और 5 होता है E का, और 8 होता है H का। तो FBIEH ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहे हैं वो, 82 इक्वल्स टू 4, 63 इक्वल्स टू 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 44। तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, ठीक है, तो 1 गुणा 4 एकम 4 होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, आगे आकृतियाँ हैं, तो आकृति तुम्हारे पेपर में दिखी है तुम्हें, और जिनको पेपर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ दे रहा है वो पहली आकृति, सपोज दैट, मैं शायद कैमरे में दिख जाए आपको, ये आकृति दी हुई है, तो चतुर्भुज मैं बना ही देता हूँ। चतुर्भुज को पंचभुज बना दिया गया है, चतुर्भुज को पंचभुज बना दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब एक भुजा बढ़ रही है। अब वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें पंचभुज है, पंचभुज के बाद त्रिभुज बन रहा है, नहीं, उसमें 2 भुजाएं घटी। ऑप्शन बी है, पंचभुज के बाद षटभुज बन रहा है, बिल्कुल सही है, 5 के बाद 6 भुजा होंगी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है उसमें पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है और उसका डायगोनल दिया है, नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो है चतुर्भुज है, वो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लीजिए। 257, 226, 197, देन क्वेश्चन मार्क। तो देखो 256 प्लस 1, 225 प्लस 1, 196 प्लस 1, 16 का वर्ग प्लस 1, 15 का वर्ग प्लस 1, 14 का वर्ग प्लस 1 और 13 का वर्ग 169 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25 में कह रहे हैं नीचे कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आता हो पर बाद में 3 ना आता हो। मैं एक बार वो सीरीज लिख देता हूँ आपके सामने। तो सीरीज है 5 9 3 2 1 7 4 2 6 9 4 6 1 3 2 8 7 4 1 3 8 3 2 5 4 6 7 4 3 9 5 8 2 0 1 8 7 4 6 देन 3। अब वो कह रहा है ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 आता है। तो 4 से पहले 7 देखो, 4 से पहले 7, एक यहाँ आ रहा है, 4 से पहले 7 नहीं आ रहा है, 4 से पहले 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 से पहले 7 ये रहा, और 4 से पहले 7 ये रहा, और पर बाद में 3 ना आता हो, 3 नहीं आ रहा है, 1 3 नहीं आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, ये ख़त्म, 3 इसमें नहीं आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी 3rd ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प चुनिए। आकृति दे रखी है तो मैं A B C D, ठीक है। तो इनमें से जीके का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये खेल से संबंधित है तीनों, और चौथी आकृति खेल से संबंधित नहीं है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। 27 में एक वर्ग दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है, और इस वर्ग से इस तरीके से एक वृत्त बनाया हुआ है, और एक त्रिभुज है इस तरीके से है। ये है क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, और वृत्त जो है वो है स्नातक जो ग्रेजुएट है, और जो चतुर्भुज है वो है भारतीय। चतुर्भुज वर्ग या आयत कुछ भी कह लो, वो है भारतीय। यहाँ डी है, इधर ई है, इधर एफ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जी है। अब वो पूछ रहा है नीचे दिए विकल्पों में से वह अक्षर चुनिए जो उन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों, मतलब भारतीय भी होना चाहिए और क्रिकेट खिलाड़ी भी होना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्नातक है, स्नातक भी होने चाहिए, तो ये ए जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी में भी आ रहा है, भारतीय भी है और स्नातक भी है, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन बी। एक फैक्ट्री में हमेशा होगी, तो एक फैक्ट्री में हमेशा मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिजली, चिमनी, मजदूर, फाइल है। तो फैक्ट्री की सबसे पहली कंडीशन है उसमें मजदूर होने चाहिए। ऐसी भी फैक्ट्री होती है जो बिना बिजली के भी चलती है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे बिजली ज़रूरी नहीं है, चिमनी ज़रूरी नहीं है, फाइलें भी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, तब फाइलें बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयत जो होंगे किस तरीके से गिनते हैं हम। अगर वर्ग की बात करें हम, इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 1 2। वर्ग जो होता है सबसे बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई करके उनमें एक एक कम करते हुए चलें, तो 2 दूनी 4, एक एक कम 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये वर्ग आ जाएंगे, टोटल कितने हैं 5। और अगर आयत की यदि हम बात करें तो इधर से इधर 1 और 2 3 जोड़ दो, 1 + 2 गुणा में एक बार इस तरीके से जोड़ दो, 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9। वर्ग तो हैं 5 और आयत कितने हैं 9। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि भाई वर्ग हो गए अपने पास में 5, कौन कौन से, एक बड़ा और 4 ये रहे 5। आयत 9 कहाँ से होंगे, प्रत्येक वर्ग जो होता है वो क्या होता है आयत। इसका मतलब जो वर्गों की संख्या है ना वो भी क्या है आयत, और ये वर्ग कहाँ पे इंक्लूड है आयतों में। तो 5 आयत हो जाएंगे इनमें से, 5 वर्ग हो जाएंगे, तो केवल आयत कितने बचेंगे 4। कौन कौन से बचेंगे, एक तो ये रहा, एक सेम ऐसे ही ये रहे, 2 सेम ऐसे ही, 3 और सेम ऐसे ही 4। तो 4 आयत तो हमें ये मिल गए। अगर मैं यहाँ से कह दूँ तुमसे केवल आयत क्या होंगे, केवल आयत, तो केवल आयत हो जाएंगे अपने कितने 9 - 5 4। अब उसने क्वेश्चन को यहाँ तक ना देकर थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस तरीके से, इसको यहाँ मिला दिया है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो इनमें से मैं एक आकृति ले लेता हूँ, सपोज दैट ऊपर वाला पोर्शन मैंने ले लिया इस तरीके से, ये बीच में से वर्ग बन रहा था और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे हमारे 3 आयत बढ़ जाते हैं, कौन कौन से, एक ये रहा और तीसरा ये रहा। कितने आयत बढ़े 3। जब 3 आयत हमारे बढ़ जाएंगे और ऐसी आकृति कितनी बन के आ रही है हमारी 1 2 3 और 4, तो टोटल आयत कितने बढ़ जाएंगे 3 चौक 12। ठीक है, 12 आयत यहाँ पे और 4 आयत यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे 16 केवल आयत होंगे। क्या होंगे, केवल आयत। अब ऑप्शंस पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसने 24 16 22 और 14। अगर मैं कुल आयत ये वाला लेके चलूँ, कुल आयत कितने 9, कुल आयत कितने 9 और 9 और 12 कितना होगा 21। अगर ये आयत लेके चल रहा हूँ मैं कि वो केवल आयत की बात ना करके कुल आयतों की बात करता है, तो 9 आयत ये और 12 आयत ये कितने हो जाएंगे 21। ऑप्शन में नहीं है ना, इसका मतलब उसने इन आयतों को ना लेके केवल आयत लिए हैं, 4 आयत ये 12 आयत ये, टोटल कितने हो जाएंगे 16 आयत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। तो यहाँ पे पहली जो आकृति है, मैं डायग्राम बनाता हूँ एक बार, इस तरीके से है अनुपात, और इस आकृति में उसने 3 आकृति बना दी हैं। कितनी आकृति बनाती हैं 3 ही है ना, 1 2 हाँ 3 है। तो अब पूछ रहे वो आकृति इस तरीके से, तो इसमें कितने होंगे, सीधी सी बात है जब 3 3 बन रहे हैं तो 3 इसमें हो जाएंगे और 3 ही अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन तो ये इधर है तो ये वाले इधर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में कौन सा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ठीक है, तो ये था तुम्हारा मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन, टेस्ट आईडी 103 का। इस बार इंग्लिश का सॉल्यूशन हम नहीं डाल पाए हैं, इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको 102 का 103 के साथ में डाल दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो टेस्ट सीरीज हम आयोजित करते हैं सैटरडे या संडे में, उस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी स्टैट्स सीरीज़ में, और मैं लेके आया हूँ आपको फिर से एक बार सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। मैं इस समय 360 डिफेंस क्लासेस के एक मंच से बोल रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है। निम्न में से किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय गान, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय गीत,
ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय पुष्प और ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय पशु। तो दोस्तों अगर अपन आंसर की ओर जाएं तो आंसर है इसका राष्ट्रीय गीत। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम बंगाली एक कविता में से लिया गया है और इसे राष्ट्रीय गीत कब माना गया? इसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया है भारत का संविधान बनने से 2 दिन पहले, यानी कि अपन कहेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये जो गीत था उसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, यानी कि वंदे मातरम। ये 1 मिनट और 5 सेकंड में गाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी इससे आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था? तो वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। उसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1896। पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका साइंस से है। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास हीलियम, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 हाइड्रोजन और नंबर 4 है आपका पोटेशियम। तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0 व 1 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर की भाषा में है? ऑप्शन नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 पास्कल, ऑप्शन नंबर 3 मशीनरी लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर 4 सी लैंग्वेज। अपन आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी मशीनरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका भूगोल से है, विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, नंबर 2 है आपका हिंद महासागर, नंबर 3 है आपका प्रशांत महासागर और नंबर 4 है आपका आर्कटिक महासागर। तो अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, विस्तार के hiसाब से बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है बेटा? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन है ए 29 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 26 जुलाई और डी 5 जुलाई। 29 अगस्त, 28 अगस्त, 26 जुलाई और 5 जुलाई। आंसर है इसका 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया
जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यानी कि उनका जन्मदिन 29 अगस्त को है और 29 अगस्त को ही हम खेल दिवस मनाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हिस्ट्री से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 है, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो नंबर 1 है आपका बालाजी विश्वनाथ, नंबर बी है बाजीराव फर्स्ट, नंबर सी है बाजीराव सेकंड और नंबर डी है शिवाजी। तो मराठे यानी कि शिवाजी का जो वंश था, जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे संभाजी बनते हैं और संभाजी के बाद में आगे चल करके एक पेशवा पद निकल के आता है। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है आपका बालाजी राव विश्वनाथ। ये प्रथम पेशवा यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री ये बने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट है आपके जीके से संबंधित। कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर। इसका आंसर है डी, मणिपुर। इसका आंसर है मणिपुर। ध्यान देंगे, डी, मणिपुर। तो यहीं आपके जीके से संबंधित जो आपके 7 क्वेश्चन आए थे वो समाप्त होते हैं। Hi, I am Robin Singh. I am going to start solution of test series 103. You're welcome in 360 degree class H. Let's start. 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा होगी। 2000 ग्राम पानी का तापमान हमें 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य का फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा थीटा। अगर मैं बात करने लगूँ Q बराबर MS, पानी का तापमान है वो मेरा है, द्रव्यमान है 2000 ग्राम। पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान होता है 1 और डेल थीटा तापमान में जो परिवर्तन है वो है 50 माइनस 10 40। तो अगर मैं देखने लगूँ तो यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4 × 8 0 0 0। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ से ये कितना आ जाएगा 80,000 जूल। कितना? 80,000 कैलोरी। मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 80,000 कैलोरी। तो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक कण के संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी यदि कण के संवेग को 2 गुना कर दें। तो मुझे पता है कि कण के संवेग और गतिज ऊर्जा में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? K बराबर P² है। K बराबर P²/2। यदि मैं संवेग को, कण के संवेग को 2 गुना कर दूँ, K प्रोपोर्शनल P²। इफ आई एम इंक्रीजिंग मोमेंटम 2 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी, यदि मैं संवेग को 2 गुना करूँ तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में 4 गुनी वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो वृद्धि कितने की होगी? 3 गुनी की। तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 300% बढ़ जाएगी। यदि मैं संवेग को 2 गुना करूँगा तो मेरी गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2 लेंस जिनकी फोकस दूरियाँ f1 तथा f2 हैं, एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं, तब तुल्य फोकस दूरी होगी। अगर मैं बात करने लगूँ, 2 लेंस हैं, इस पर हमेशा ध्यान रखना है। यदि 2 लेंस मेरे पास इस तरह हैं, ये 2 लेंस हैं इस तरह हैं, एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की f2 है, सेपरेशन डिस्टेंस 0 है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और यदि लेंस, दोनों लेंस यदि d दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों लेंस यदि d दूरी पर रखे हुए हैं तो इनका जो फॉर्मूला रहेगा तुल्य फोकस दूरी का, हमेशा इसको याद रखना है। दोनों लेंस
इनकी सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है, डी दूरी पे दोनों रखे हुए हैं। तो मेरी एफ इक्वलेंट जो होगी वो मेरी होगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। 1/f1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 कॉमा f2। ये नेवी में आ चुका क्वेश्चन है, नेवी 2019 में आ चुका क्वेश्चन है। इसको दिमाग में रखना, केयरफुली ध्यान में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। यंग के द्विचल्य प्रयोग को पानी के अंदर ले लिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। यदि मैं उसको पानी के अंदर ले जाऊंगा तो हमें पता है कि फ्रिंज चौड़ाई का जो मान होता है बीटा बराबर, फ्रिंज चौड़ाई का जो मान होता है बीटा बराबर वो होता है लैम्बडा d/d। यदि मैं किसी को पानी के अंदर ले जाता हूँ तो बीटा जो होती है फ्रिंज चौड़ाई किसके समानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के। और यदि मैं पानी के अंदर ले जाऊँगा YDSC को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। तो पानी के अंदर फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका चुंबकीय फ्लक्स 0.2 सेकंड में 2 वेबर से 10 वेबर हो जाता है, तो इस समय के दौरान में प्रेरित आवेश का मान होगा। क्योंकि हमें पता है प्रेरित आवेश का मान जो होता है, चूँकि हम फैराडे के नियम के अनुसार निकल सकते हैं, E बराबर माइनस के d∅dt वैद्युत भाग बल। अगर मैं प्रेरित आवेश की बात करने लगूँ, B बराबर E बराबर I इंटू आर माइनस d/dt। फाई इक्वल टू कितना होता है, B डॉट ए, या फिर चुंबकीय फ्लक्स में है परिवर्तन तो फाई इंटू d∅dt। तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ, dq/dt इंटू आर बराबर माइनस के d∅/dt। d∅ से dt से dt कैंसिल, तो मेरा dq जो आएगा प्रेरित आवेश ये हो जाएगा माइनस के 1/r d∅, माइनस के 1/r d∅। प्रेरित आवेश dq, प्रेरित आवेश डिपेंड चेंज इन फ्लक्स। जो मेरा आंसर जो होगा वो कह रहा है कि यदि इसका चुंबकीय एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, आर का मान दिया है 2 ओम, और वगैरह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 0.2 सेकंड में 2 वेबर से 10 वेबर हो जाता है। d∅ में कितना है 10 माइनस 2, परिवर्तन कितने का हो गया 8 का। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -4। प्रेरित आवेश में परिवर्तन नेगेटिव तो लेंज के नियम के अनुसार आता है। जो परिवर्तन आएगा प्रेरित आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा 4 कूलम। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया बी, 26 में बी। 26 क्वेश्चन नंबर √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाती है, तब क्रांतिक कोण का मान होगा। मुझे पता है क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो होता है sin इनवर्स 1/μ, और म्यू का जो दिया है क्वेश्चन में आपके लिए कितना दिया है √2। तो क्रांतिक कोण हो जाएगा sin इनवर्स 1/√2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री। sin इनवर्स 1/√2 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 28। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी, और हमेशा ध्यान रखना है हमें सी का जो मान होता है वो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी प्रकाश का वेग क्या होता है म्यू, सी बराबर 1/√2 के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ म्यू नॉट है चुंबकीय पारगम्यता और एप्सिलॉन नॉट है वैद्युत पारगम्यता, निर्वात की वैद्युतशीलता बोल सकते हैं हम इसको। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/c के, और प्रकाश क्या एक वेग है, और वेग की विमा क्या होती है L_t-1। इसकी जो विमा जाएगी ऊपर क्या जाएगी L इनवर्स t। कौन सी विमा जाएगी L इनवर्स t। सरल आवर्त गति करने वाले दोलक का आयाम है आवर्तकाल t है। इसे x बराबर a से x बराबर t/a/2 तक होने में लगने वाला समय लगेगा। अगर मैं बात करूँ सरल आवर्त गति का समीकरण, जब आयाम से विस्थापन होता है 0 से विस्थापन होता है तो x बराबर होता है a sin ωt, लेकिन पार्टिकल x बराबर a से आ रहा है। पार्टिकल कहाँ से आ रहा है x बराबर a से आ रहा है। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा सरल आवर्त गति का वो बनेगा x बराबर a cos ωt।
अब वो कह रहा है जब इसका विस्थापन x क्या है, डिस्प्लेसमेंट a से कहाँ पे आ जाता है, वो a/2 पर। अगर पार्टिकल a से a/2 पे आ जाता है तो कॉस ओमेगा की कितना होता है, ओमेगा 2π/t इंटू टी, a से a कैंसिल, ये हो गया 1/2 इक्वल टू कॉस 2π/t इंटू टी। 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 2π/t इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के। पाई से पाई मेरा कैंसिल आ जाएगा, टी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t/6। टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t/6। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जी हाँ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में जो तरंग कंपन होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। यस, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में कंपन कर सकती हैं और ध्रुवित हो जाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों को नहीं। सही बात है, अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवट की अगर मैं बात करने लगूँ, यहाँ पर जैसे ये तरंग आ रही हैं, इस तरह का ये है पोलराइड हमने लगाया, और जैसे ही तरंग इससे अंदर जाएगी तो ये लंबवत कंपन नहीं कैंसिल हो जाते हैं और किस तरह आ जाती है, इस तरह आ जाती है। तो सीधी तरंग हमें प्राप्त होती है, लेजर गाइडेड होती है ना। लेजर गाइडेड जो मिसाइल होती है वो ध्रुवित तरंग होती है। लेजर गाइडेड होती है ना मिसाइल, जिसका प्रकाश सभी दिशाओं के बजाय सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवित तरंग, जो बिल्कुल सीधी चले। जैसे भुमरा की लेजर गाइडेड कौन सी तरंग है, ध्रुवित तरंग। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो ऑप्शन आएगा, अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचित कर सकती हैं, ध्रुवित हो सकती हैं। सी ऑप्शन है, अनुदैर्घ्य तरंग तीनों में संचित हो सकती हैं लेकिन उन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों को ही ध्रुवित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, अगर मैं बात करने लूँ, एक छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक 2 इंटू 10 टू पावर, एक छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक 2 इंटू 10 टू पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 2 इंटू 10 टू पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तब छड़ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा। अगर मैं बात करने लगूँ छड़ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की, तो छड़ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करने लगूँ तो मुझे पता है छड़ का जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो कितना होता है, बीटा बराबर 2 इंटू अल्फा। 2 इंटू अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -5, तो कितना हो जाएगा मेरा 4 इंटू -5 आ जाएगा। अगला मैं देखने लगूँ, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब जल का आयतन। यदि मैं बात करने लगूँ जल के तापमान की 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब जल का आयतन बढ़ेगा, घटेगा। मैं जल के तापमान की बात करने लगूँ, 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब जल का आयतन, जल के आयतन के मध्य जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है, और 9 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करने लगूँ, 9 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन सबसे कम है, फिर कम होगा, घटेगा, इसके बाद फिर बढ़ेगा। तो पहले तो क्या होगा, घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। पहले तो घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अगला ऑप्शन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा, पहले घटेगा। और जल का तापमान जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ पे होता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर है मेरा 33 तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन। अगला मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें मिल नहीं रहा है, बस थोड़ा सा पेज देख लेता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32, इसके बाद हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त ऊष्मा की परिमा होगी।
गुप्त ऊष्मा की विमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है गुप्त ऊष्मा की विमा होगी। तो गुप्त ऊष्मा की मैं देखने लगूँ, गुप्त ऊष्मा तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर ml, ये हमको पता है। और L जो होती है वो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है Q अपॉन R। और उस Q क्या होती है हमारी ऊष्मा, ऊष्मा की जो विमा होती है वो क्या होती है m1 L2 T-2, जो कि कार्य की विमा के बराबर होती है। m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा आंसर आ जाएगा m0 L2 T-2, m0 L2 T-2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सलारावर्त गति में कर रहे कण का माध्य स्थिति पे त्वरण अधिकतम होता है। बिल्कुल, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर वाई या ओमेगा स्क्वायर एक्स, समानुपाती होता है विस्थापन के। माध्य स्थिति पे त्वरण अधिकतम होता है, फिर बिल्कुल गलत है। माध्य स्थिति पे वाई कितना रहेगा, 0, तो मेरा त्वरण कितना हो जाएगा, 0। अगला, सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण की कला में पाई का कलांतर होता है। जी बिल्कुल, सरल आवर्त गति में विस्थापन एवं त्वरण की कला में पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। अगला है, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल परिवर्तित होता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल परिवर्तित होता है, जी नहीं, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल नियत रहता है। सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति पर ऊर्जा, माध्य स्थिति पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन छांटना है हमें। सरल आवर्त गति में कर रहे कण का माध्य स्थिति पर त्वरण अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति में विस्थापन एवं त्वरण की कला में पाई का कलांतर होता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल परिवर्तित होता है। सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति पर ऊर्जा शून्य होती है। तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल परिवर्तित होता है, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल नियत रहता है। और अवमंदित दोलन जो आते हैं वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान होगा। अगर मैं बात करूँ सेल्सियस पर ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान होगा तो मैं कहूँ C-0 अपॉन 100 और F-32 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल, तो C-5 F-32 अपॉन 9। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको। जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में जो संबंध वाला फार्मूला है वो कौन सा है, C/5 F-32 अपॉन C/5 F-32 अपॉन 9। अब वो एक बात कह रहा है, सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस पे कितना है मेरे पास 25/5 F-32 अपॉन 9, तो 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 5, ये कितना हो जाएगा 45 F-32 + 45 कितना हो जाएगा 76 डिग्री। तो आंसर मेरा कौन सा आएगा 76 डिग्री। ध्यान रखना सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ये संबंध है, इसको याद रखना है। और मैंने तो तुमको ये भी बताया कि पैमाना कैसे बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर धारा उत्पन्न नहीं करता। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो कि धारा बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। यह सिर्फ AC के लिए प्रयोग होता है, एकदम सत्य है। दूर स्थानों पर धारा संचरण के लिए तार में धारा को अधिक रखना होगा। जी नहीं, दूर स्थानों पर जब हम धारा संचरण करते हैं तो P बराबर I² से शक्ति 6 सबसे अधिक होता है और तार बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। इसीलिए दूर स्थानों पर धारा संचरण के लिए हमें वोल्टेज अधिक करना होगा। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक अनोमी युक्ति है, ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। दूर स्थानों पर धारा संचरण के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अधिक वोल्टेज वाले तार का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ऊर्जा कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 जो है मेरे पास, गर्मियों के दिनों में लोलक घड़ी वास्तविक समय से कम समय दर्शाती है, अधिक समय दर्शाती है, अपरिवर्तित है। अगर मैं देखने लगूँ गर्मियों के दिनों में T बराबर 2π √ के अंदर L/G। गर्मियों के दिनों में जो L होती है तापमान बढ़ने पर सरल लोलक की जो लेंथ होती है ना वो कितनी होती है, L बराबर L0 1 + α∆T। लेंथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है। गर्मियों के दिनों में लेंथ जो होती है सरल लोलक की वो इंक्रीज हो जाती है, और लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर ऑल्सो, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आवर्तकाल इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि समय इंक्रीज हो जाएगा। आवर्तकाल का मतलब क्या है, एक चक्कर में लगने, गर्मियों के दिनों में सरल लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल का मतलब है एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय बढ़ गया। तो गर्मियों के दिनों में जो लोलक घड़ी होगी वो सुस्त हो
जाएगी। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगना चाहिए था ना उससे ज़्यादा लगेगा तो वो एक चक्कर में, पहले अगर वो यहाँ एक चक्कर पूरा कर लेती थी तो, लेकिन अब समय ज़्यादा लग रहा है तो वो यहीं पर पहुँच पाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। और सर्दियों के दिनों में क्या हो जाती है, थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। बिल्कुल सही कथन है ये, असत्य नहीं है। I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है तो ध्रुवण का जो नियम दिया गया था वो पोलराइड के हिसाब से मेलस का नियम था ध्रुवित प्रकाश के लिए। यदि मैं जैसे 60 डिग्री पर कोई पोलराइड रखा हुआ है तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I नॉट बाई 4। तो I जो है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता प्रारंभ प्रकाश की तीव्रता से 4 गुनी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करने लगूँ एक बल्ब की, जो बल्ब जो होता है ना, बल्ब की तीव्रता होती है, वो बल्ब का प्रकाश अध्रुवित होता है, वो सभी दिशाओं में फैलता है। जैसे तुम उसे ध्रुवित करते हो ना तो तीव्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश से कम होती है। ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश से कम होती है, बिल्कुल सही है। यदि प्रकाश को 60 डिग्री के कोण पर पोलराइड से गुजारा जाए तो तीव्रता I नॉट बाई 4 होती है, बिल्कुल सही है। और कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, 60 डिग्री कोण पर गुजारा जाए तो तीव्रता I नॉट बाई 4 होती है, ये भी ऑप्शन मेरा सही है। और ब्रूस्टर कोण का मान म्यू बराबर 10 इनवर्स IP होता है, ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश से कम होती है और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवित प्रकाश से कम होती है। अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवित प्रकाश से कम होती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड। I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे प्रकाश को ध्रुवित करेंगे तो तीव्रता में कमी आ जाएगी। ब्रूस्टर कोण का मान, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति, उसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था जिसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। और इसका जो मान दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, प्रकाश की तरंग प्रकृति, कणीय प्रकृति दोनों और नन ऑफ दीज, ये जो है वो है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति का नहीं है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश के छोटे छोटे क्वांटाओं के रूप में गमन करता है, ये आइंस्टीन ने कहा था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिक के घनत्व का द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भरता है। ध्यान रखना, किसी भी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता, उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भरता 0 होती है। नाभिक का घनत्व नियत होता है। अब देखने लगे हम क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा 41, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओवेनिस उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में कलांतर 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। ओवेनिस उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में कलांतर 180 डिग्री होता है। अगर तुमने ओवेनिस ट्रांजिस्टर लगाया है तो तरंग को इस तरह जा रही है, तो ट्रांजिस्टर लगाने के पश्चात जो तरंग का मार्ग होता है ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है, इस तरह ऊपर वाला भाग कहाँ जाता है, नीचे। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है ट्रांजिस्टर लगाने से। और वो भी कौन सा है, जिसका ओवेनिस उत्सर्जक हो। अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता लगभग 46% होती है, बिल्कुल सही है। एन टाइप के अर्धचालकों पर ऋणावेश होता है। अर्धचालक किसी भी प्रकार के हों, एन प्रकार के, पी प्रकार के, सभी कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया। पी प्रकार के अर्धचालक उदासीन होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। घुलनशील अशुद्धियाँ, जैसे अगर पानी में नमक मिलाएं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अघुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, जी हाँ। यदि आप पानी में मरकरी मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अघुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी में मरकरी मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये गलत है। पानी में मरकरी मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि पानी में मरकरी अघुलनशील है, मरकरी नहीं पारा, अघुलनशील है।
और फिनॉल या डिटर्जेंट मिलाने पर प्रस्थ तनाव घट जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सी जो आ गया वो थर्ड ऑप्शन है, वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसा उपकरण जो समुद्र के अंदर डूबे हुए वस्तुओं को पता लगाता है किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐसा उपकरण है सोनार, और यह है वैद्युत परावर्तन, ये ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वेव्स जाती हैं और वस्तु से टकराती हैं और वापस आती हैं, तो वेवलेंथ याद कर ली जाती है, और इस तरह से हमें यह पता पड़ जाता है कि समुद्र के अंदर जो ऑप्टिकल है वो इतनी वेवलेंथ के बाद यहाँ उपस्थित है। वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्घ्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? दूरी, और दूरी का आइडिया लगा लिया जाता है। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी से कम होता है। ध्यान रखना, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि पानी का जो आयतन होता है ना, आयतन में वृद्धि होती है तो दाब में क्या होती है? कमी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश की तीव्रता उसकी आवृत्ति से परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश की तीव्रता उसकी आवृत्ति से परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की तीव्रता का आवृत्ति से संबंध नहीं है। आवृत्ति क्या होती है? ऊर्जा, और प्रकाश की तीव्रता होती है प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। वो निर्भर करती है इकाई क्षेत्रफल पर। किस क्षेत्रफल पर? प्रकाश की तीव्रता जो होती है आई, वो होती है हमारी P/E, जिसको किससे निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता किस सतह पर प्रकाश जा रहा है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जबकि किस पर निर्भर नहीं करती? प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है क्षेत्रफल पर, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इससे पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यदि प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दें तो फोटोन भी दोगुने हो जाते हैं। प्रकाश की आवृत्ति को दोगुनी कर देंगे तो फोटोन दोगुने नहीं होंगे। यदि प्रकाश की तीव्रता को दोगुना कर देंगे तो फोटोन दोगुने हो जाएंगे। एक रिलेशन को ध्यान रखना हमेशा, जिसे मैं अभी लिखाते जा रहा हूँ हमारे लिए। अगर मैं बात करने लगूँ फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, और डिपेंड प्रकाश धारा, लाइट करंट, किस पर निर्भर करते हैं? लाइट करंट। ध्यान रखना, फोटोनों की संख्या निर्भर करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर। प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है प्रकाश धारा पर। इनका आवृत्ति से कोई भी संबंध नहीं है, ना ही इनका किससे संबंध है? निरोधी विभव से भी कोई भी संबंध नहीं है, और ना ही इनका गतिज ऊर्जा से भी कोई संबंध है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो प्रकाश धारा बढ़ जाएगी। हाँ, अभी बताया मैंने, प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश धारा बढ़ेगी। फोटोनों की संख्या समानुपाती प्रकाश की तीव्रता के, और प्रकाश की तीव्रता समानुपाती प्रकाश धारा के। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कितना हो गया था? 45। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए। मैथमेटिक्स, जी हाँ, मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है e⁻²x sin 2x dx। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा e⁻²x sin 2x into dx। अगर मैं बात करने लगूँ e⁻²x की, तो मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक लिखाई है। अगर तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो? e⁻ax bx, तो इसे हम लिख सकते हो e⁻²x ही, ax a b यहाँ पर sin 2x है, तो a और b, a का वर्ग b का वर्ग, कितना हो जाएगा? 8/a sin x, तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin 2x माइनस, इसका अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? sin 2x का अवकलन करना है तो कितना हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस c। पहला क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन कौन सा है इसका? फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, 0 से लेके 3 x² माइनस x इंटू dx। 0 से लेके 3 x² माइनस x इंटू dx। अगर मैं देखने लगूँ तो मेरे को पता है x² माइनस x को लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स माइनस 1। मुझे इसकी जो चेंज होगी कॉन्वोल्यूटी, 0 तो है ये, 1 पे चेंज होगी। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 पे क्या होगा? 0 से इधर तो हमें चलना ही नहीं है, हमें 1 पे देखना है। 0 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1 से इधर फलन नेगेटिव है और 1 के बाद में पॉजिटिव है। तो मैं इस फंक्शन को, इंटीग्रेशन को किस तरह से, मुझे इसकी लिमिट ब्रेक करनी होगी। और कहाँ पे ब्रेक करूँगा? इसकी लिमिट को मैं ब्रेक करूँगा 0 से 1 x² माइनस 1 कैसा आएगा? नेगेटिव, प्लस 1 से लेके 3 x² माइनस x इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेना, जो तुम्हारा आंसर आए ये तुम्हें चेक करना है।
0 से 1 में फलन कैसा होगा, नेगेटिव, और 1 से 3 में फलन कौन सा होगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 48, 0 से लेके 100 पाई, 0 से लेके 100 पाई और मॉड साइन एक्स डी एक्स, 0 से लेके 100 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। मुझे पता है जो इसका ग्राफ बनेगा, मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का बनता है, इस तरह। और 0 से पाई में इसका गिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है, 2। तो 2 पाई में कितना बनेगा, 2, और 3 पाई में 2, और 0 से लेके 100 पाई तक आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 200, 200। 0 से लेके पाई साइन एक्स का क्षेत्रफल कितना होता है, 2। 0 से लेके 100 पाई तक चलेगा तो 100 ऐसे क्या बनेंगे, चाप बनेंगे। एक चाप का क्षेत्रफल होता है 2, तो 100 चापों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 200। अगला क्वेश्चन, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने अच्छे क्वेश्चंस लगातार किए हैं, उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़े उन्हें समझने में बिल्कुल दिक्कत आएगी। यहाँ हम टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से समझाएंगे। डिटेल में अगर किसी को समझना है तो वो क्लास ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 49, एफ एक्स जो है मेरे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तब एफ ऑफ एफ एक्स अगर मैं देखने लगूँ, मुझे याद करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, मैं सीधा रख दूंगा इसी जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एफ एक्स में ये टोटल किसकी तरह काम करेगा, एक एक्स की तरह। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जैसे मैं देखूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस एक्स, ये -1, ये कितना आएगा, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 प्लस एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बनेगा 2x, x से इस बार एक कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, x। जो मेरा आंसर कौन सा होगा, x। ऑप्शन कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, यदि f2 की वैल्यू 4 है, f2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, f'2 जो है, f'2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। देन लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x f2 f'2 2fx, सॉरी 2fx, x f2 2fx अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2f2 बनेगा, और यहाँ भी कितना होगा, 2f2, दोनों बराबर हो जाएंगे 0। 2 रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म आई है, किसकी फॉर्म आ रही है, 0/0 की। जब 0/0 या अनंत की फॉर्म आए तो हम नियम लगाएंगे एल ऑपिटल, और एल ऑपिटल हमेशा ही लगाना है जब 0/0 और अनंत की फॉर्म आए। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, और f2 क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, -2 इंटू x का अवकलन कितना हो जाएगा मेरे पास, f'(x) अपॉन x माइनस 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। अब मेरे को पता है कि f2 कितना है, 4, f2 कितना है, 4 -2 इंटू f'(x) कितना है, f'(x) की जगह मैं 2 रखूँगा तो मेरा जो फलन बन जाएगा, यहाँ पे देख लो, पहले अभी और सॉल्व कर लो थोड़ा सा। x2 -2 x टेंड्स टू 2 रख देंगे हम लिमिट, तो कितना हो जाएगा, f'2। f2 का वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 4, और 2 इंटू f'2 की वैल्यू गिवन है कितनी है, 1, तो 4 - 2 जो आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर है। आंसर कौन सा है इसमें, 50 में जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 को देखने लगूँ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर मेरा 51 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, y बराबर साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर, तब dy/dx है, तब dy/dx है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा होता है मेरा 2 tan थीटा, या मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन इनवर्स x 2 इंटू 2x भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 को बाहर लूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब 2x को अगर मैं y के बराबर भी लिखूँ
2x को बाई के बराबर भी लिखूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 कितना हो जाएगा बाई अपॉन 2x को बाई के बराबर लिखूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ, मेरे को पता है tan इनवर्स 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला कितना होता है, अगर मैं बात करने लगूँ 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये जो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास tan इनवर्स सॉरी मैं लिख ही रहा हूँ जो कि सही नहीं लिख रहा हूँ। मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 2x का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला किसके पदों में होता है, tan के पदों में होता है। वो कौन सा होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स 2x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है tan के पदों में। और भी अगर मैं देखने लगूँ इसकी भी ज़रूरत तो मैं नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे को पता है कि x की जगह अगर मैं tan थीटा रख देता हूँ, या 2x की जगह मैंने क्या रख दिया है tan थीटा, 2x की जगह क्या रख दिया है tan थीटा, 2x की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा और भी आसान तरीके से। तो 2x की जगह tan थीटा, 2x की जगह tan थीटा तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, और मेरा साइन से साइन कैंसिल कितना हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का जो मान आएगा यहाँ पर वो आएगा tan इनवर्स 2x, कितना आएगा tan इनवर्स 2x। अब मेरा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा इसमें, अगर मैं अपने ऑप्शन की बात करने लगूँ तो मेरा जो ऑप्शन आएगा इसमें वो कह रहा है dy/dx का मान होगा। अब इसका मुझे dy/dx निकाल देना है, ये तो है, और dy/dx 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का अवकलन 2, तो कितना हो जाएगा 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। 51वें का जो आंसर है वो कौन सा है डी। क्वेश्चन नंबर 52, y बराबर tan इनवर्स x माइनस एक्स, फलन है हासमान वर्धमान, पहले वर्धमान फिर हासमान। अगर मैं बात करने लगूँ हासमान और वर्धमान की बात करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा dy/dx tan इनवर्स x, मुझे पता है कि यदि f' 0 से बड़ा हो तो फलन कैसा होता है वर्धमान, और f' अगर 0 से छोटा हो तो फलन कैसा होता है हासमान। तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं देखने लगूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा होगा किससे 1 से, क्योंकि नीचे वाली संख्या 1 से बड़ी है, तो मेरा फलन कौन सा हो जाएगा डिक्रीजिंग। कौन सा फलन हो जाएगा डिक्रीजिंग, इसका मान हमेशा 0 से छोटा आएगा। dy/dx f' 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा होगा 1 से, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी तो ये राशि 0 से छोटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हो जाएगा सदैव वर्धमान 2 आंसर। 52 का क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। हाँ, अगर मैं देखने लगूँ ABCD क्वेश्चन नंबर 52, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है ABCD चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हों तब। भाई ABCD जो है ना वो चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तब वो कह रहा है साइन A प्लस साइन B माइनस साइन C माइनस साइन D की वैल्यू कितनी होगी। अगर कोई शीर्ष चक्रीय चतुर्भुज के होते हैं, ABCD चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ध्यान रखना चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस V इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लिख सकता हूँ, सॉरी आमने सामने का कोणों का योग, तो क्या बनेगा A प्लस C 180 डिग्री। और मैं बात करने लगूँ B प्लस D जो बनेगा वो भी कितना बनेगा 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से A बराबर 180, A बराबर क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस C, दोनों तरफ अगर मैं साइन लूँ। इसी तरह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ D बराबर 180 माइनस B, दोनों तरफ साइन लूँ तो ये हो जाएगा साइन A बराबर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा तो साइन A बराबर साइन C। और मैं अगर देखने लगूँ साइन D बराबर दोनों तरफ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन B। दोनों समीकरणों को अगर तुम जोड़ें या देखो साइन A माइनस साइन C,
साइन ए माइनस साइन सी कितना देगा 0, साइन ए माइनस साइन सी ये कितना हो जाएगा 0, इसी तरह साइन बी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। कोई समस्या? अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इंटू वाई। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स प्लस एक्स वाई है, एफ एक्स इंटू वाई एफ एक्स इंटू एक्स वाई है। तब निम्न में से कौन सा फलन सही है? तो ऑप्शन से तुम इस चीज़ को देख सकते हो, नहीं तो लॉग लेके करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन जल्दी बनती है। अब देखो, अगर मैं बात करने लगूँ, सपोज करो मैंने कोई भी फंक्शन माना ए की पावर एक्स, या कोई भी ऐसी जब फंक्शन होता है ना, ऐसी जो कंडीशन होती है, तो हमेशा जो फंक्शन बनता है ना वो एक्सपोनेंशियल बनता है, वो उसकी कंडीशन को संतुष्ट करता है। देखो जैसे मैंने माना है, कोई फलन माना है एफ एक्स बराबर, वो कह रहा है एफ टी किसके बराबर हो, मैंने एफ टी मान लिया ए की पावर टी। तो देखो अगर t की जगह मैं एक्स वाई पुट करता हूँ, क्वेश्चन में t की जगह क्या पुट करता हूँ एक्स वाई, मैंने फंक्शन माना है t की जगह a की पावर t, मैं एक्स वाई पुट करता हूँ तो t की जगह एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा a की पावर एक्स वाई। तो उसमें क्या लिख सकते हो तुम इसे a की पावर x इंटू ए की पावर वाई। तो अगर मैं क्या लिख सकते हो इसे a की पावर x, a की पावर सॉरी इसे क्या a की पावर, हाँ अगर मैं बात करने लगूँ तो a की पावर x इंटू ए की पावर वाई। तो यहाँ से ये ऑप्शन में कौन कौन से हैं, पहले एक बार ऑप्शन में देंगे, टी की पावर के ये वाला संतुष्ट नहीं करेगा, टी की पावर ए की पावर टी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ से संतुष्टि नहीं कर रहा। एक्स वाई को मैं ये लिख नहीं सकता, मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, एक ऑप्शन में टी की पावर के, टी में तो संतुष्ट करेगा ही नहीं, ये होगा टी की पावर के, एफ टी बराबर मैं लिखता हूँ टी की पावर के, टी की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स वाई। अब देखो टी की जगह मैं क्या लिखता हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई की पावर कितनी हो जाएगी के, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर के और वाई की पावर के। अब एफ टी था टी की पावर के, तो एफ एक्स के कितना हो जाएगा मेरा, टी की जगह एक्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा एफ एक्स, क्योंकि एक्स की पावर क्या बनेगा एफ एक्स, क्योंकि एफ टी का है टी की पावर के, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा एक्स की पावर के, और ये कितना हो जाएगा एफ वाई। तो मेरा जो फलन आ जाएगा एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, यदि दो गुणोत्तर, अगला क्वेश्चन कौन सा है, यदि दो शून्येतर समुच्चय में a तथा b में n अवयव अवनिष्ठ हों, तब समुच्चय a क्रॉस b एवं b क्रॉस a में अवनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। ध्यान रखना, a और b में अगर n अवयव अवनिष्ठ हों तो a क्रॉस b में जो अवयव बनते हैं ना, उनकी अवनिष्ठों की संख्या जस्ट कितनी होगी n स्क्वायर, उसका वर्ग हो जाएगा। ये तुमको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि रेखा अक्षों से अल्फा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तब यदि रेखा अल्फों से, ध्यान रखना दिक्कोणजय होती हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का जो मान होता है वो कितना होता है 1, और हमसे पूछ रहा है वो क्या 1 प्लस कॉस अल्फा, वो हमसे क्या पूछ रहा है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 2 बीटा 1 प्लस कॉस 2 गामा का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है, मैं चाहूँ तो इसे यहीं से कर सकता हूँ, ये वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 इक्वल टू 1। दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 1 1 3 हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है कितना 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, मैंने ये ले लिया, कितना आ गया कॉस 2 बीटा, ये कितना आ गया कॉस 2 गामा, 1 और 1 इधर चले गए तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 बीटा 1 प्लस कॉस 2 गामा का मान होता है वो कितना होता है 0। मेरा ऑप्शन में कौन सा है ये 1 प्लस पूछा है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 गामा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का मान कितना आएगा। तो ये मेरा आ गया है 3 3 माइनस 2, ये 3 3 माइनस 2 कितना आ रहा है 1। तो आंसर कितना आएगा मेरा 0 0। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे बी।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखने लगूँ, क्वेश्चन नंबर 57 है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 डॉट 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 का मान है। ये अनंत श्रेणी है, 1/2 1/4 अनंत तक जा रही है। सारवंतर कितना है इसका, माइनस के 1/2। तो योगफल कितना होता है, अनंत श्रेणी का जो योगफल होता है एस इन्फिनिटी, वो कितना होता है a/1 माइनस आर। ए का मान है 1 और आर का जो मान है वो कितना है माइनस के 1/2। तो 2 कहाँ पर लग जाएगा ऊपर, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2/3। आंसर कितना आ जाएगा 2/3। आंसर कौन सा है इसमें 2/3, डी ऑप्शन। अब वो कह रहा है y बराबर x² माइनस 4x के लिए कितनी स्पर्शियाँ x अक्ष के समांतर हैं। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, कोई भी रेखा, ये मेरे पास कौन सा है x अक्ष और ये मेरे पास कौन सा है y अक्ष। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी ढाल कितनी होगी 0। तो देखो भाई ढाल 0 कितने की आती है, और ढाल निकालने के लिए क्या होता है, ढाल होता है हमारा dy/dx। और y जो हमारा इक्वेशन है वो कौन सा दे रखा है, इक्वेशन है y बराबर x² माइनस 4x प्लस 3। तो मुझे करना है dy/dx, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ये dy/dx कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 के लिए कितनी अनंत स्पर्शियाँ हैं x अक्ष के समांतर हैं। अगर मैं देखूंगा, सॉरी, यहाँ पे जो आंसर आएगा 2x, ये जो x³ की जगह ये शायद x² था, इधर dy/dx ये x³ है क्वेश्चन में, या फिर x² ही है, सॉरी x² है 2x माइनस 4। तो यहाँ पर dy/dx 0 कितने की आ रही है, मैंने 0 कर दिया। तो x माइनस, वो कह रहा है dy/dx मेरा कितना आना चाहिए 0, dy/dx 0 आना चाहिए। तो 2x बराबर कितना आ रहा है 4। तो x बराबर 2 के लिए dy/dx कितना आ रहा है 0। x बराबर 2 के लिए dy/dx ढाल जो आ रही है वो 0 आ रही है। x बराबर 2 के लिए इसकी स्लोप कितनी आ रही है 0। x बराबर 2, सिर्फ एक वैल्यू पर ढाल कितनी आ रही है 0। तो कितनी अनंत में संभव है 1। यदि इसकी 2 वैल्यू आती है तो कितनी आएंगी 2, 3 आती है तो कितनी आएंगी 3। समझ में, यहाँ x की सिर्फ dy/dx किया मैंने, dy/dx क्या होता है m, और m क्या होनी चाहिए 0। तो वो कौन सा मान संभव आएगा, सिर्फ x का e की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 2। तो वो कह रहा है x कितनी स्पर्शियाँ x अक्ष के समांतर हैं। तो सिर्फ कौन सी आएगा आंसर, एक अनंत स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। और मेरा जो ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन क्या है, a + b + c के, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया था इस बार, एयरफोर्स 2020। ध्यान रखना इस बात को, a + b + c की पावर n में पदों की संख्या है। ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ पे आया है, एयरफोर्स 2020, एयरफोर्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। a + b + c की पावर n में पदों की संख्या है n+1 n+2/2। याद रखना इसको, प्रैक्टिकल के लिए अगर तुम करना चाहते हो तो जैसे हम a + b का क्या करते हैं, हम a + b + c करते हैं, तो पदों की संख्या n है, तो n बराबर 1 रखो। तो कितना पद आता है, मात्र 1 2 3 आते हैं ना, n बराबर 1 रखोगे तो पद मान कितना आना चाहिए 3। तो 1 पे मान देखो, 1 पे मान रखेंगे तो मैं 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 × 2, 2 पे 2 कितना आ रहा है 3, सेटिस्फाई कर गया। नहीं भी आता ना तो भी n बराबर, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो पद कितने मिलते हैं मुझे, a + b + c के स्क्वायर में a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, कितने पद मिलते हैं 6। तो n बराबर 2 रखो, ऑप्शन में n बराबर 2 रखो, और जोन सी वैल्यू n बराबर 6 देती है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड ये हो जाएगा इसका इजी वाला। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, x बराबर, x की जो वैल्यू है वो है sin θ + cos θ, y की जो वैल्यू है वो है मेरी sin θ × cos θ, और हमें जो मान ज्ञात करना है एक्सप्रेशन का, तब मान ज्ञात करना है हमें x4 माइनस 4x² बाई माइनस 2x² प्लस 4y² प्लस 4y + 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू को तो वैसे पुट करने रखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं, 0 1 2, नन ऑफ दीज। ध्यान रखना, कभी भी जब ऑप्शन कांस्टेंट हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करते।
ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करते, जो वैल्यू तुम्हें आसान रखे वो रख देते हैं। जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लिया, थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन 0 कितना हो गया 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, थीटा बराबर 0 पे कितना हो गया 0, थीटा बराबर 0 पे x 1 है और y कितना है 0, x 1 है तो 1, y कितना है 0, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, y 0 तो ये भी पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, x का मान 1 है तो 1 माइनस 2, x का मान 1 है, ये कितना चल रहा है +1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, वैसे भी 0 ही आना था। हाँ, मज़ा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर करने हो तो मुझे पता है बहुत स्टूडेंटों के समझ में नहीं आया होगा, पर ये तो मतलब कांस्टेंट टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए जिनके ऑप्शन कांस्टेंट हो और क्वेश्चन किस में हो वेरिएबल फॉर्म में, तब कभी उनको सॉल्व नहीं करते। ऐसा कैसे कर दिया ये तो आधे घंटे में ही पता पड़ेगा, लेकिन अब फिलहाल के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, y बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 0 से पाई का बंटा ना रखना। यदि कभी भी इस तरह की फॉर्म हो x + 1/x, इसका जो मान होता है ना वो हमेशा 2 से बड़ा होता है। जब x का मान 0 से बड़ा हो, x + 1/x का मान हमेशा 2 से बड़ा होता है, या क्या होता है, या -2 से क्या होता है छोटा, या क्या होता है -2 से छोटा। इसका मान 1 2 0 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, वो कौन सा है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं देखने लगूँ cos स्क्वायर थीटा को आगे लिख लो, sec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ये किसकी फॉर्म बननी है, cos स्क्वायर थीटा को जैसे मैंने y लिखा तो y या x लिखा cos स्क्वायर थीटा को, तो x + 1/x, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा किससे बड़ी रहेगी 2 से बड़ी रहेगी। तो मेरा जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा सी, 61 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं लाइक दैट। जैसे अगर तुमसे ये पूछे sin थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी, कोसेक थीटा को क्या ले सकते हो तुम 1/sin थीटा, हमेशा 2 से बड़ी रहेगी, या -2 से डायरेक्ट क्या आएगी छोटी, 2 से बड़ी आएगी या -2 के से छोटी आएगी, लेकिन 2 और -2 के मध्य में कभी नहीं आ सकती। किस अंतराल के लिए साइन के सभी मानों के लिए सूत्र वेरीफाइड है। अगर मैं बात करने लगूँ साइन इनवर्स बराबर, ये कह रहा है साइन इनवर्स बराबर, ये कह रहा है 2x 1 - x स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब मतलब साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से होती है -π/2 से π/2, तो 2 साइन इनवर्स x की जो मैं अगर बात करने लगूँ 2 साइन इनवर्स x की रेंज बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, साइन इनवर्स x की रेंज सॉरी हाँ साइन इनवर्स x की जो रेंज बनेगी वो कहाँ से बनेगी -π/2 से π/2। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो इस क्वेश्चन है ये किसके लिए 2 साइन इनवर्स x है ना। अब मैं बात करने लगूँ, देखो साइन इनवर्स x है ये, और ये किसके बराबर बनना है 2 साइन इनवर्स x के। साइन इनवर्स x की जो रेंज बनती है साइन इनवर्स x 2x 1 - x स्क्वायर की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है -π/2 से π/2। यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स x है किसके बराबर है 2 साइन इनवर्स x के, तो ये मेरा जो आंसर है वो किसके बराबर है 2 साइन इनवर्स x के -π/2 से π/2। मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, कितना हो गया -π/4 बराबर साइन इनवर्स x से लेके π/4 तक। अब मैं साइन का इधर लूँगा, साइन का दोनों पक्षों में अगर मैं साइन करने लगूँ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस के अंदर साइन π/4 और x ये कितना हो जाएगा साइन π/4। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा x का वो आ जाएगा यहाँ से -1/√2 से लेके x जो होगा हमारा क्या आएगा, x जो आएगा हमारा कहाँ से आएगा -1/√2 से लेके साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिस अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे ट्रिक से किया है। इसे क्वेश्चन करने में कुछ व्यक्ति बहुत समय लगा लेते हैं। देखते रहिए 360। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 63। किसी त्रिभुज के लिए ये है मेरा, किसी त्रिभुज के लिए cos b बराबर जो होता है ना, cos b किसके बराबर होता है sin a/2 sin c के। अगर मैं बात करने लूँ तब त्रिभुज है वो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगर मैं देखने लगूँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में देखने लगूँ, सपोज करो b बराबर मैंने पहले कह रहा है वो समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों कोण कितने के होंगे
90 डिग्री के, तो मैं ABC 90 रख देता हूँ। cos B कितना हो जाएगा 1/2, 60 रख दिया तीनों जगह। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण कितने के होंगे 60 डिग्री के, तो 60 डिग्री के तो cos B 1/2 बनेगा। sin A कितना बनेगा √3/2, sin 60 का मान 2 × √3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल, और भी कौन सा बनना है √3/2 से 2 से 2 कैंसिल, और ये आंसर जो बनेगा मेरा √3 कितना बनेगा 2√3, तो मेरा 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ रहा है 1/2 बराबर 1/2। ये वेरीफाइड हो रहा है, किसके लिए हो रहा है ये, इसके लिए, ये वेरीफाइड हो रहा है किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए वेरीफाइड हो रहा है। तो ये आंसर कैसे आ जाएगा अपना B बराबर C। एक तो है समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ, और एक है मेरा समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो, त्रिभुज के तीनों कोण cos 60 का मान 1/2, sin A का मान √3/2, 2 × 2 sin C का मान भी √3/2, बिल्कुल सही है √3। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये नीचे जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2√3, ये वेरीफाइड हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। वाह, अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, त्रिज्या R के वृत्त पर विचार कीजिए और जीवा की लंबाई क्या होगी जब केंद्र पर एक कोण थीटा बनता है। केंद्र पर एक कोण थीटा बनता है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण इसके कितने के होंगे, साइड के, साइड, और क्वेश्चन क्या कर गया है वेरीफाई। अगर मैं क्वेश्चन ये त्रिभुज त्रिज्या R के वृत्त पर विचार कीजिए, उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर एक कोण थीटा बनाती है। वो कह रहा है उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर एक कोण थीटा बनाती है। अगर मैं बात करने लगूँ वृत्त पर कोण कितना बनाती है थीटा, तो आधा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा θ/2। किसकी पूछ रहा है, वो जीवा की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर एक कोण थीटा बनाती है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है R, मुझे जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले इसकी लंबाई ज्ञात कर दें तो sin θ/2 बराबर लंब बटे कर्ण, ये कितना हो जाएगा मेरे पास ABC। तो मैं सबसे पहले AB निकालना है, AB/R हो जाएगा। यहाँ से AB जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा R sin θ/2, और मुझे पूरी जीवा की लंबाई जो निकालनी होगी AC, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 2R sin θ/2, कितनी आ जाएगी AC 2R sin θ/2। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर A सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 64 के बाद कौन सा क्वेश्चन था वो, 64 था, 63, 61, 62, 63, 64। क्वेश्चन कौन सा बनेगा 65। यदि मूल बिंदु से रेखा x/a, यदि मूल बिंदु से रेखा x/a, y/b पर y/b पर ढाले गए लंब की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, लंब की लंबाई p है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल आसान है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु 0,0 और रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है x/a + y/b बराबर 1, और किसी भी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है d बराबर कौन सा होता है ax1 b/1 + c अंडर रूट के अंदर a² + b²। तो x1 y1 तो कितने हैं 0, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास -1, d बराबर c का मान -1, लंब की लंबाई दी हुई है उसमें क्वेश्चन में कितना है p, a और b के मान कितने आ जाएंगे 1/a और 1/b। 1/a तो a की जगह 1/a, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/a का होल स्क्वायर 1/b का होल स्क्वायर। तो वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, दोनों तरफ मैं वर्क कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो हो जाएगा वो p² बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जाऊँगा तो ये आ जाएगा a² b², और इधर कितना हो जाएगा a² + b²। अब देखो ये मेरा टर्म आ गया यहाँ पे। अगर मैं देखने लगूँ, मुझे दोनों तरफ मैं उल्टा कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1/p² बराबर कौन सा हो जाएगा a² b², उल्टा कर दिया मैंने दोनों को, a² + b² कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा a² × b²। तो ये जाएगा 1/p² बराबर, दोनों को सेपरेट लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 1/a² + 1/b²। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 66, उस वृत्त का समीकरण क्या है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और उसका केंद्र x + y = 4 पर स्थित है। केंद्र जो होना चाहिए ना वो x + y = 4 पे उपस्थित होना चाहिए। उस वृत्त का समीकरण क्या है जिसका केंद्र किस रेखा पे उपस्थित है, x + y = 4 पे। यदि केंद्र से रेखा पे उपस्थित होगा तो वृत्त के समीकरण, वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जितने भी ऑप्शन है ना उनके केंद्र निकालो और इस रेखा में रख के देख लो, जौन सा सेटिस्फाई कर गया वही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा x² y² -4x -4y। पहला ऑप्शन कौन सा है, -4x + 4y। इसके केंद्र जो आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे, 2, -2। इन्हें समीकरण में रखो, x की जगह 2, y की जगह -2, 0 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह में अगर तुम देखने लगोगे तो ऑप्शन बी जो आएगा जिस वो वृत्त का समीकरण है x² + y² -4x -4y + 4 = 0। इसके केंद्र कितने आएंगे, 2, 2, जो कि इस समीकरण को क्या करेंगे, x + y को संतुष्ट करेंगे। x की जगह 2, y की जगह 2, तो x + y = 4। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता होगी। समकोणीय अतिपरवलय में क्या होता है, a = b। उत्केंद्रता का फॉर्मूला a = √ के अंदर 1 + b² a²। b की जगह a रखोगे तो a² a²। आंसर कितना आ जाएगा, √2। NDA 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, a = √2। और जहाँ तक ना समकोणीय अतिपरवलय जिसके लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों बराबर हों, ऐसा अतिपरवलय समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, परवलय y² = 4x के लिए शीर्ष एवं नाभि लंबों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करने लगूँ परवलय y² = 4x के लिए तो इसकी नाभि कौन सी है, a, 0। शीर्ष कौन से हैं, 0, 0। और इसके नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a। आधे नाभि लंब की 2a। और ये कितनी हो जाएगी, a। नाभि लंब के सिरों से मिला के अगर मैं त्रिभुज बनाऊँ तो उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा, ये तो a है और ये कितनी है, 2a। तो एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, डेल का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चाहो तो वैसा कर सकते हो, पूरा आधार ले लो इसको। तो नाभि लंब कितना होता है मेरा, 4a। और ऊंचाई कितनी हो गई, डायरेक्ट a। तो a से मेरा a क्या हो गया, सॉरी नाभि लंब कितना हो गया मेरे पास, 4a। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2a²। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, 2a²। ध्यान रखना, शीर्ष और नाभि लंब से घिरे हुए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 2a²। क्वेश्चन नंबर 68, भरतपुर की डिफेंस एकेडमी 360 के लिए एक बेस्ट टीचर अवार्ड घोषित किया गया है। मैं टीचरों के द्वारा मिलाए गए हाथों की कुल संख्या 66 है। तब बताइए समारोह में कितने टीचर है। एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, तो मतलब n व्यक्ति थे आपस में हाथ मिलाने के लिए, कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी है, 2 व्यक्तियों की। मैंने किसी टीचर से हाथ मिलाया, सपोज करो मैंने विपिन सर से हाथ मिलाया और विपिन सर ने मेरे से मिलाया, बात एक ही है, क्रम मैटर नहीं करेगा। तो क्या आएगा मेरा, NC2 ना कि NP2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा NC2 का मान कितना हो गया, 60। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ तो देखो अपॉन n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल बराबर 66। n-2 फैक्टोरियल को n-2 से कैंसिल करूँगा तो n इंटू n-2 = 60। 66 आना चाहिए। तो n की वैल्यू पुट करके रख सकते हो ऑप्शन में। यदि मैं n बराबर कितना रखता हूँ, 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11/2। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 66। तो मेरा क्वेश्चन नंबर ये तो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, मेरा आंसर कितना आएगा इसका, 66। आंसर कौन सा है मेरा, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69, z + z बार बराबर 0 है। z + z बार बराबर 0 है तो संख्या होगी। तो जनरली मैं कोई संख्या मानता हूँ z बराबर x + i/y। तो z की जगह मैंने क्या रख दिया, x + i/y। इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा संयुग में, वो कितना हो जाएगा, x - i/y। -i/y से i/y कैंसिल, 2x बराबर कितना आ गया, 0। तो x बराबर 0। x 0 तो इसका मतलब वास्तविक भाग 0 है। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक। x को तुम 0 रख दोगे तो संख्या किसके फॉर्म में रह जाएगी, सिर्फ आयोटा के फॉर्म में। संख्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। तो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आपका एक विद्यार्थी जो कि 360 क्लास में नहीं पढ़ता है, उसकी सफल होने की प्रायिकता 1/5 है। तो 5 प्रयासों में वह सफल होगा, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 3100 1/3125। पहले प्रयास में जब सिक्के को फेंकते हैं तो पहली बार हेड आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार 1/4, तीसरी बार 1/8। तो हेड आने की जो टोटल प्रायिकता हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी मेरी? 1/3125। ओके। अगर किसी भी स्टूडेंट को आज के सॉल्यूशन देखने में दिक्कत आई है, जितने भी टॉपिक्स में दिक्कत आई है, थ्योरी में दिक्कत आई है, ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। तो वो क्लास ज्वाइन करे और क्लास के समय अपनी स्पीड बढ़ाए, स्पीड मेंटेन करे। कहीं भी दिक्कत है, जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है तो वे बार बार रिवीजन करें, और जो कोचिंग के नहीं हैं अगर उन्हें भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी अपनी मेहनत बढ़ाएं, ज़रूरत हो तो क्लास भी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। गुरुदेव। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कुछ समय डॉट प्रेस करें। कंप्लीट।